हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वर्ण गोस्वामी। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं, चाहे वो आपका इतिहास हो एंड चाहे वो आपका भूगोल हो। यहाँ आप लोग देख सकते हो भूगोल का भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखने वाले हैं। फिर आपका ये देखो महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इन सब का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन विथ ऑप्शन के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, पहले आप लोग गेस कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, फिर जो मैं बताऊंगा उससे मिला लेना। और आपके पास जितने भी ये क्वेश्चन है उसमें देखना आप कितने मार्क कर पाते हो, ठीक है। जैसे आपका 100 क्वेश्चन है, 100 में आप देखिए कितने मार्क कर पाते हो, ठीक है। तो चलो इतिहास, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इतिहास, ठीक है। इतिहास का जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उससे देख लेते हैं, ठीक है। तो इतिहास का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यंग इटली सोसाइटी का स्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी था उसका स्थापक कौन था? नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है गैरीबाल्डी, खा ऑप्शन है बिस्मार्क, गा ऑप्शन है काबूर एंड घ ऑप्शन है मेजनी। तो अब आपको जो सही आंसर है वो आपको गेस करना है, ठीक है। अब आप लोग पहले देख लो आपने सही गेस किया है या नहीं, ठीक है। मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये 4 ऑप्शन ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप प्रश्न लिखना, फिर इसका सही उत्तर लिख देना। जो मैं बता रहा हूं घा मेजनी करेक्ट आंसर है, तो आप यही क्वेश्चन का आंसर लिख देना और चारों ऑप्शन नहीं उतारना है, केवल एक ऑप्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? देखो नेपोलियन जो थे ना, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? मैं आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। का जर्मनी, खा फ्रांस, गा इटली, घा इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा सही आंसर है। पहले आप लोग सोच लो कि कौन सा सही आंसर हो सकता है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो संबंध था ना, नेपोलियन का संबंध जो था ना फ्रांस से था, ठीक है। किससे था? फ्रांस से। अगर कुछ बुक पढ़े होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, सॉल्व किए होंगे तो आप जानते होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को इसे याद भी करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के लिए जो डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चंस का जो है ना, यहाँ ऑप्शन है का लॉर्ड लिटन द्वारा, या फिर खा लॉर्ड कार्जन द्वारा, या फिर आपका गा है, ये ऑप्शन गा है, ठीक है, याद रखना। लॉर्ड इरविन द्वारा या घा लॉर्ड रिपन द्वारा। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको उसका सही आंसर याद रखना है, जो मैं बता देता हूं उसे याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ गा लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। सही आंसर है लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। समझ में आया 3 के तीनों क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, देखो लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था, उसका मेन रीजन क्या था कि असहयोग आंदोलन हुआ? आपके पास ऑप्शन है रॉकेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। अब आपको ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है असहयोग आंदोलन का जो मेन रीजन था वो था खिलाफत आंदोलन, ठीक है।
समझ में आया। तो खिलाफत आंदोलन, छोटा सा ट्रिक है, असहयोग आंदोलन लगा हुआ है, तो अगर ये 4 ऑप्शन आए तो इसमें भी आंदोलन लगा हुआ है, खिलाफत आंदोलन, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन है तो उसका जो मुख्य कारण था वो खिलाफत आंदोलन। अगर ये 4 ऑप्शन आएंगे तो आप इसे लगा सकते हो जिसमें आंदोलन लिखा है। ठीक है, ये याद रखना छोटा सा। देखो प्रश्न नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किसने दिया, किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो करो या मरो का नारा मतलब करो या मरो। अगर आप मतलब करना है तो कुछ करो या फिर कुछ नहीं करना है तो मरो। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। खा आपका ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, गा है भगत सिंह, या घा है महात्मा गांधी। काफी फेमस आपका ये मतलब नारा है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखो ये आपका जो है ना, ये है महात्मा गांधी जी ने इससे दिया था, करो या मरो। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है आपका, 5 क्वेश्चन मैंने बताया इतिहास का, और भी आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? का है वाशिंगटन, खा है न्यूयॉर्क, गा है जिनेवा, घा है ऑस्ट्रिया। तो अब आपको इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो बताना है। तो याद रखना स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं करेक्ट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र का जो संघ का मुख्यालय है ना वो स्थित है जिनेवा में। सॉरी वो आपका गलत है, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां? न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखना न्यूयॉर्क में ये स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में, या 1929 या 1934 में? अब आपको सही आंसर मैं बता देता हूं, महामंडी का जो प्रारंभ हुआ ना वो 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जरूर याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आपका इतिहास का। ठीक है, देखो जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई? तो ये आपका है, इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में, खा पंजाब में, गा है उत्तर प्रदेश में, घा है उड़ीसा में। ठीक है, तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो भूगोल का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। भूगोल में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मिट्टी को मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मानचित्र में भी दर्शाना सिखाया था, तो आपको याद भी रखना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो अब पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, पीली या सीमेंट? देखो भैया आपको याद रखना है, काली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेकिन नॉट सीमेंट। सीमेंट कोई मिट्टी नहीं होती है, तो सीमेंट आपका रॉन्ग आंसर होगा, मतलब सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो सीमेंट नहीं है। ठीक है, वैसे तो आपको सीमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वत जो है ना, पर्वत जैसे पर्वत में भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है, तो उस पर कैसे होता है मृदा अपरदन? पवन द्वारा, जल द्वारा, हिमनद द्वारा, पशुचारण द्वारा। तो पशुचारण द्वारा नहीं हो सकता, जल भी पर्वत पर बहुत ऊंचा होता है तो उतना हो नहीं सकता। जो हिमनद है ना, हिमनद द्वारा पर्वतों पर जो है ना इसका मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो यहां देखो प्रश्न नंबर 3 है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना किस वर्ष आरंभ किया गया? तो देखो स्टूडेंट, यहां का है 1973 में, खा है 1980 में, गा है 1975 में, घा है 1989 में। ठीक है, तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 1973 में करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1973 में। ठीक है, याद रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आप लोगों को आसानी से याद हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है कि ये राष्ट्रीय पार्क है सुंदरवन, तो वो किस स्टेट में स्थित है?
का असम, खा उड़ीसा, गा मध्य प्रदेश, घा पश्चिम बंगाल। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आप लोग गेस कर लो, फिर मैं बताता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो किसी में पढ़ाया जरूर है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर होगा ना वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है ना राष्ट्रीय पार्क, जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, मानचित्र में भी पूछा जा सकता है, तो डोंट वरी, आपको याद करने हैं तो करने हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, कुछ करके दिखाना है, तो इन सबको याद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम का नजदीक है तो आपको अभी से याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो विश्व वृष्टि मात्रा का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8%, 10%। तो कितना प्राप्त करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, का 4%, खा 6%, गा 8% या घा 10%। तो इसका सही आंसर होगा ओनली 4%। कितना? 4%। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना जो है ना वो किस राज्य में स्थित है? ये आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, उसे याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये है स्टूडेंट इसका सही आंसर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 7 है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ब्राजील में जो है ना वहां स्थानांतरित कृषि, जैसे स्थानांतरित, ट्रांसफर एग्रीकल्चर, यानी कि स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? का कोनिको, खा रोका या गा दीपा या फिर घा मसूले। ठीक है, देखो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है रोका। रोका कहा जाता है। ठीक है, रोका। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल मैंने आप लोगों को कई बताया है। ठीक है, कहा आप लोगों को मैंने सीरीज चलाया था जिसमें आपको अति लघुत्वीय प्रश्न पढ़ाया था, उसमें कई सारे खरीफ फसल को बताया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? चना या फिर खा है धान या गा है कपास या घा है मक्का। तो एक बात याद रखना, इसमें से जो चना है ना ये भी खरीफ फसल है एंड धान ये भी खरीफ फसल है। याद रखना दोनों खरीफ फसल है, एक ही आता है, लेकिन मैं दोनों बता दिया हूं। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो का उत्तर में तथा खा दोनों। डोंट वरी, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, दोनों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? का उत्तराखंड, खा हिमाचल प्रदेश, गा तमिलनाडु, घा राजस्थान। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो बताइए। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है ना भारत का पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी हैं। तो इसमें से मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। ठीक है, मैं इसको आप ऑप्शन देख लो। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। तो इतने आप लोगों को जो आपका भूगोल क्या है, भूगोल में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लर्न करने हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। लोगों को नागरिक शास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे अब हम आप लोगों को बताएंगे। नागरिक शास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका जो है ना वो स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ?
1947 में, 1948 में, 1950 में, 1980 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। ठीक है, 1948 में। प्रश्न नंबर 2, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? जो संघीय राज्य होते हैं ना, वो कितने हैं? तो आपका का ऑप्शन है 27, खा है 28, गा है 29 और गा है 30। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, आप लोग गेस करो, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको बताना है संघीय राज्य जो है ना, वो है 28। क्या है? 28। याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। देखो यहां, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम है ना, वो कितनी चीजों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। कितनी चीजों पर निर्भर करता है? का ऑप्शन है 4, खा ऑप्शन है 7, गा ऑप्शन है 3 और घा ऑप्शन है 8। तो अब आपको ये बताना है कितनी चीजों पर निर्भर करता है, ये आप लोग बताओ। अगर जानते हो तो बताओ यार, अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, लेकिन अब आप लोग सुन लो इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 3। 3 चीजों पर निर्भर करता है। कितनी? 3 चीजों पर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, भारत की विधायिका में पहली प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? पहली प्रतिनिधियों का अनुपात, महिला प्रतिनिधियों का अनुपात है। भारत की विधायिका में जो महिला महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? का बहुत ही कम, खा एक समान, गा बहुत अधिक, घा कोई नहीं। तो कोई नहीं तो ये हो नहीं सकता है, और एक समान भी नहीं हो सकता। अब इसमें महिला प्रतिनिधि की बात की गई है, तो वो आप लोग हमेशा लगाना बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था होती है वो कहां है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज की संस्थाएं। पंचायती राज की संस्थाएं, इनमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, तो वो आप लोग हमेशा याद रखना, पंचायती राज की संस्थाएं करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? का ऑप्शन है 2005 में, खा ऑप्शन है 2006 में, गा ऑप्शन है 2008 में, घा ऑप्शन है 2015 में। तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो है 2008 में। कब? 2008 में। ठीक है, याद कर लो, हर एक क्वेश्चन रट लो, जुबान पे होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन तो जरूर याद कर लो स्टूडेंट, आपको इसे छोड़ना नहीं है। 1 दिन 2 दिन जितना दिन लगे याद कर लो। 2 बार देखो 10 बार वीडियो को, लेकिन याद कर लो। ठीक है, मेरा यही कहना है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या 5 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर है, मानवाधिकार दिवस जो है ना स्टूडेंट, वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है एंड आपके सोशल साइंस से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रख लो, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोबारा पढ़ लो, याद हो तो भी। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10, 8। तो इसमें से सही आंसर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? इसमें से आपका सही आंसर होगा 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं स्टूडेंट। ठीक है, 8 याद रखना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, राजनीति एक क्षेत्र है। राजनीति एक किसका क्षेत्र है? संभावनाओं का या प्रयासों का या विकल्पों का? ये सभी। आप संभावनाओं का क्षेत्र है। प्रयास कितना भी करो, आपको ये नहीं प्रयास करना है कि दिन भर आप बैठ के पढ़ो तो राजनीति में आप सफल हो जाओगे, नहीं। ये संभावनाओं का क्षेत्र है। संभावना जैसे बन जाती है तो आप जीत सकते हो या फिर हार भी सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? संभावनाओं का क्षेत्र है।
प्रश्न नंबर 10, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स या खा है ब्राजील या बैंकॉक या न्यूयॉर्क। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा वो है ब्रुसेल्स, इस करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में इतने ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब अर्थशास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है का हरियाणा, खा बिहार, गा आपका राजस्थान, घा मेघालय। तो अब आपको इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से गेस करो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है हरियाणा। हरियाणा का जो है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना? तो इसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से आप लोग गेस कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। गेस जरूर किया करो, क्योंकि इससे आपका एक टेस्ट हो जाता है और टेस्ट में आप कितना मार्क लाते हो वो आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो गेस जरूर किया करो पहले, फिर मैं आपको बता देता हूं उसका सही आंसर। तो वो है प्राथमिक। अगला, विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? जो विदेशी व्यापार है वो किसके मध्य होता है? दो देशों के बीच, दो नगरों के बीच, दो प्रदेशों के बीच, दो शहरों के बीच। तो जल्दी से आप लोग गेस करो, फिर मैं बताता हूं। 5 सेकंड का टाइम है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है, जो विदेशी व्यापार होते हैं वो दो देशों के बीच होता है, ये आपको जानना चाहिए। जो विदेशी व्यापार होते हैं वो दो देशों के बीच होता है, क्योंकि जब इंडिया से कोई भी सामान जाता है या कोई दूसरे अदर कंट्री से इंडिया में आता है तो उसे कहते हैं मतलब विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेश से व्यापार करना। अगला, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है का पूंजी, खा लाभ, घा सेवाएं या घा कर? तो आप लोग गेस करो, फिर मैं बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा पूंजी। अगर पूंजी, देखो समझाता हूं थोड़ा सा, पूंजी है तो उत्पादन होगा। और उत्पादन का ये साधन क्यों है? क्योंकि आपको कुछ भी कार्य करना है तो पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको छोटा सा अगर शॉप खोलना है तो भी पूंजी की आवश्यकता होगी, कुछ भी करना है तो पूंजी की आवश्यकता होगी, आपको अगर लाना है गाड़ी तो भी पूंजी की आवश्यकता होगी। अर्थात उत्पादन करना है, कुछ भी उत्पादन करना है, सरसों गेहूं कुछ भी उत्पादन करना है तो पूंजी की आवश्यकता होती है, बिना पूंजी के कुछ नहीं होता है। तो पूंजी जो है ना एक उत्पादन का साधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? औसत आय जो है स्टूडेंट किसे कहा जाता है? कुल आय को, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या ये सभी? देखो स्टूडेंट, चाहे कहो औसत आय या कहो प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक एक व्यक्तियों का आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इसमें से जो औसत आय होता है ना उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं और प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? का उत्पादित सामान, खा खाद्य पदार्थ, गा आपका है, गा है स्टूडेंट स्वर्ण चांदी या सोना चांदी या फिर मशीन। तो अब आपको सही आंसर बता देता हूं, एगमार्क आपका खाद्य पदार्थ के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है, इसे आपको गेस करना जरूर है, ठीक है। मैं आपके पास कुछ समय दे देता हूं, आपको गेस करना है। देखो, का है 1982, खा है 1885, गा है 1986 या घा है 1985 नहीं, बल्कि मैं कुछ दूसरा लिख देता हूं। सही है, सही 1950
1985, ये 1885 है ना, ये 1985 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, फिर आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है। ये आपका सही आंसर है 1986, करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखो, अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग इतिहास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आते लघु उत्तरीय प्रश्न है उससे देख लेते हैं। पहला प्रश्न, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? वो कौन से प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? ठीक है, बहुत ही अच्छे से लिखा है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर कर देना। पहला उत्तर है फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में। इसका उत्तर आप लोग नोट कर लो, फ्रेडरिक सारियू ने सन 1848 ईस्वी में। तो पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर यही है कि किस फ्रांसीसी चित्रकार या फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो वो है फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र जो था उसका रूपक क्या था? रूपक, ठीक है, और वह किस बात का प्रतीक था? तो आप लोग जानते होंगे कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, ठीक है। देखो, जर्मन राष्ट्र जो है ना उसका रूपक था जर्मेनिया। क्या था? ये था, ठीक है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। जर्मेनिया जो था ना जर्मन राष्ट्र का रूपक था, लेकिन वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मेनिया वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, जो पहनती थी या पहनती हैं, ठीक है। तो जो जर्मेनिया था ना, जर्मेनिया वो वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन जो वलूत वीरता का प्रतीक है, वलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन जो है ना वलूत वीरता का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। दोनों क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर नोट कर लो, क्वेश्चंस नोट कर लो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। रॉलेट एक्ट क्या था? ये रॉलेट लिखा हुआ है, रॉलेट टा है, ठीक है, टा। तो रॉलेट एक्ट जो था ना 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। एक क्या था? पहले तो समझ लो, कानून था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कोई नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई नाउन नहीं है, ये एक कानून था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर दो और 2 साल कर लेते थे, या कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट जो था ना वो 1919 में एक कानून पारित हुई थी। जो कानून होता है, नए नए कानून आते हैं, तो ये भी एक कानून था कि भारतीय जो है ना इंडियन, उन पर बिना मुकदमा चलाए, कोई भी मुकदमा ना चलाया जाए कि लड़े मुकदमा जीते, ये सब नहीं, बिना मुकदमा चलाए उन पर शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। शंका है तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल, कितने, 2 ईयर यानी कि 2 ईयर उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता था, अर्थात बंद कर दिया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक कानून था, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आप लोगों को नोट भी करना है। वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 के लाइक आपको सुबह तक ले जाना है और 10 के व्यूज। तो जल्दी से आप लोग इस टारगेट को पूरा करो और आपको दूसरा वीडियो जल्दी से मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया?
तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। पूछेगा कब, तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस लिया गया। ठीक है, इतना लिख सकते हो। अगर इतना ही पूछे असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो 1922 ईस्वी में। लेकिन क्यों लिया गया, तो वो आपको याद रखना है, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, चौरी चौरा की घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ हर एक चीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या महत्व, क्या मतलब है। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में जो दुनिया है, ये जो दुनिया है वो सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या महत्व है। तो यहां दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध में वृद्धि होना। जो विभिन्न महाद्वीप हैं, विभिन्न महाद्वीप के व्यक्ति जो हैं, उनके मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि हो रही थी। इसीलिए कहा गया कि हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आप लोग जान गए होंगे कि यहां दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, अब आप लोग ये देखो, प्रश्न नंबर 5 हो गए। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलें। ये आपका प्रश्न नंबर 6 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना से चैप्टर से। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण दोनों एक ही हैं। अब दोनों एक ही हैं तो एक ही डिफिनीशन होगा। तो आप लोगों को मैं डिफिनीशन बता देता हूं, उसे नोट कर लो फिर याद कर लो। अगर नोट करोगे तो बढ़िया से याद होगा। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर है, उसे लिख कर याद करो, 100.1% आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो नहीं वैसे याद कर लेंगे, तो कभी नहीं याद होने वाला है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में वहां लिखना है, कोई कथा नहीं सुनाना है कि ऐसे खड़े हो जाओ और सुना दो, बस हो गया काम, बोर्ड एग्जाम खत्म। नहीं, आपको वहां लिखना है, एक एक सेंटेंस को लिखना है, एक एक क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना भी सीखना है, हैंड राइटिंग भी सुधारना है। और आप लोग अगर लिखोगे ज्यादा से ज्यादा तो हैंड राइटिंग भी आपका सुधरेगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर है एक देश का अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण कहलाता है, या भूमंडलीकरण कहलाता है, या वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। कह रहा है कि एक देश हो, एक देश की अर्थव्यवस्था हो, या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हो, या फिर संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था हो। जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था हो, या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हो, या फिर पूरे देश, पूरा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा रहना। जैसे एक दूसरे हैं, एक दूसरे देश, उनके जो क्षेत्र हैं उन्हीं से जुड़ा रहना, एक दूसरे से जुड़ा रहना, उन्हीं को कहते हैं भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। ठीक है, तो इतिहास में मैं आप लोगों को इतना जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बता दिया हूं। अगर आप लोग और भी याद कर ले तो आपका लिए ज्यादा बेटर होगा, लेकिन इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और भी वीडियोज आपको दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र की जितने भी अतलग उत्तरीय प्रश्न है उसे अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। जो बेल्जियम होता है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वो रहते हों,
डच एंड फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां रहते हों अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज के आधार पर वो अपने सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग नोट बनाओगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा बहुत ही आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, उस नोट्स से, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। आप लोगों ने देखा होगा, गठबंधन सरकार का नाम सुना होगा कि ये पार्टी गठबंधन कर ली, जीत गई। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा। देखो, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, दोनों मिलकर एक पार्टी बन गई, तो अगर इनके पास कम है और इनका दोनों को मिला लिया जाए तो वैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं एक राजनीतिक पार्टी है दूसरी राजनीतिक पार्टी से मिल जाए, इसी को कहते हैं गठबंधन सरकार। और गठबंधन सरकार अगर हो जाती है तो सरकार जीत जाती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के संघात्मक राज्यों का नाम लिखिए। जो विश्व के ओनली 2 संघात्मक राज्य के नाम लिखने हैं, तो वो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, भारत और अमेरिका। भारत एंड अमेरिका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तब मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सही कर लें पेज। देखो ध्यान से समझना, अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है ना 1966 में उभरा। कब हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। कितने साल चले? इधर 4 यानी कि 5 यानी कि लगभग 9 ईयर। ठीक है, चला कितना? 9 ईयर। ठीक है, तो 1966 में उभरा तथा 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। जो नस्लवाद उसको लेकर आंदोलन का रवैया जो था ना वो उग्र था, मतलब उग्र था। ठीक है, इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिस्सा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। जो अमेरिका है, अमेरिका में नस्लवाद चलता था। नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो, नहीं समझ में आया नोट कर लो, 2 बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो नोट दिस क्वेश्चन एंड आप लोग आगे देखिए। प्रश्न नंबर 5, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए, ओनली 2 तर्क, यानी कि 2 तर्क देना है। लेकिन आप लोगों को मैं दोनों बताता हूं कैसे होगा। प्रश्न नंबर पहला तर्क, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको बढ़ावा मिलेगा, ये आपका पहला तर्क है। सेकंड तर्क है, बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। मतलब दोनों को बढ़ावा मिलेगा। नंबर फर्स्ट सांप्रदायिक को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद, इन दोनों को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये नागरिक शास्त्र का 5 क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, और भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहले अभी अर्थशास्त्र का नहीं, पहले इसका 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के भी लिए भी एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो भारत के 2 पड़ोसी राज्य के नाम आई होप कि आप लोग जानते होंगे, वी नो दैट, बट मैं आपको बताता हूं। देखो श्रीलंका एंड नेपाल, ये भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? श्रीलंका एंड नेपाल, ये 2 कंट्री हैं जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं। प्रश्न नंबर 7, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है?
ठीक है, नाम सुना है? कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? देखो आपके सामने है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत है। देखो तो ये आपका जो नागरिक शास्त्र है उसका जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु है उससे मैंने बता दिया, और भी होंगे तो वो आप लोग याद कर लेना, या फिर मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे अर्थशास्त्र और फिर भूगोल में। ठीक है, तो चलो देखते हैं अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना। ठीक है, अगर अब नहीं करोगे तो बेकार है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है अति लघु जो आपका अर्थशास्त्र का है। पहला प्रश्न, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? जो केरल है, जैसे केरल है और अन्य जो हैं अदर स्टेट हैं उनकी तुलना में केरल में जो शिशु मृत्यु दर, जो शिशु यानी कि छोटे बच्चों की मृत्यु दर कम क्यों है? देखो केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण नंबर फर्स्ट, केरल की जो साक्षरता है ना दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मतलब इसका जो साक्षरता है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है केरल का। ठीक है, केरल का। सेकंड है केरल में निवल होता है उपस्थित अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आपका अर्थशास्त्र का है। ठीक है, इसके बाद भूगोल भी अभी देखने वाले हैं, तो ध्यान से लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप लोगों को इस सीरीज आपको लास्ट तक देखना है, टारगेट पूरा करना है 10K व्यूज और 1K लाइक एक दिन में सुबह या शाम तक। ठीक है, तो आपको ये करना होगा। प्रश्न नंबर 2 है मौसमी बेरोजगार क्या है? मौसमी बेरोजगार समझना, जैसे मौसमी सब्जियां होती हैं, मौसमी फल होते हैं, मौसमी पौधे होते हैं, वही होता है मौसमी बेरोजगार। ठीक है, जैसे आपने आम का बगीचा लगाया और आप आम का मतलब आम ही बेचते हो। ठीक है, आम का बगीचा लगाया उसे तोड़कर बेचते हो, वही आपका रोजगार है। अब समझो जब आम का सीजन आएगा तभी तो आप उस चीज को बेचोगे, सेल करोगे मार्केट में। अब सोचो आपके 12 महीने में या फिर 2 से 3 4 5 महीने ये रहते हैं। अब जो बचे हैं उसमें आपके पास कोई रोजगार नहीं है। साल में कुछ महीने आपको रोजगार मिलेगा, जैसे आम आप सेल करते हो तो आप जैसे वहां से लिए तो इसका मतलब कि आपका जो कुछ महीने साल में आम भी होते हैं, तो वो जो है ना कुछ साल आप रोजगार रहोगे फिर आप बेरोजगार हो जाओगे, तो वही है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है, साल में कुछ महीनों ये बेरोजगार रहते हैं। देखो साल जो 12 महीना है, 12 महीने में 12 महीना काम नहीं मिलता है, इनको साल के कुछ महीनों में काम मिलता है जिसमें ये रोजगार रहते हैं, और कुछ महीनों में इन्हें कुछ काम नहीं मिलता जिसमें ये बेरोजगार रहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। जो साल के कुछ महीने हैं उसमें ये लोग बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताओ। जो भारत के 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका नाम बताना है। नंबर फर्स्ट टाटा मोटर्स एंड एशियन पेंट्स, ये दोनों आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आप लोग टाटा मोटर्स भी देखे होंगे, कई सारी टाटा गाड़ियां चलती हैं, और एशियन पेंट भी देखे होंगे, घरों में जब रंगाई की जाती है या फिर और भी कुछ पेंट किया जाता है तो एशियन पेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, कोपरा कानून क्या है? जो कोपरा कानून है ये क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है कोपरा कानून क्या है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कोपरा कानून के बारे में। देखो सन 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। कब? 1986 में। ठीक है, 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया गया जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब 1986 ईस्वी में एक कानून बनाया गया था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण जो है वो क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 में। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 5 में आपको उदारीकरण के बारे में बताना है। तो उदारीकरण आप लोगों को समझना होगा, सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। सरकार द्वारा जो उनके निजी क्षेत्र हैं वहां से जो अवरोध है, अवरोध जो जैसे रास्ता होता है ना उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें हटाना। प्रतिबंध जो होते हैं, जैसे प्रतिबंध लगा दिया गया, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे, ये मतलब ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो उन सबको हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है, अर्थात फ्री कर देना। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। अब हम लोग भूगोल के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे देख लेते हैं। भूगोल का इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, आप लोग इसे पढ़ भी चुके होंगे पहले, लेकिन अब आप लोगों को सीरीज पढ़ाया जा रहा है तो सीरीज में इसे पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सीरीज में इसे मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। ठीक है, पहला प्रश्न, भूगोल का पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन तो आपको याद ही करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लो, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो भारत है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जो ये मिट्टी है ना बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना स्टूडेंट बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आई होप की नदियों के अवसादों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको विथ आंसर के साथ दिया जा रहा है, तो इसे नोट कर लो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। जल्दी से 10 के व्यूज और 1 के लाइक होना चाहिए सुबह तक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या है? उदाहरण दीजिए। जो जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है वो क्या है, उसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जो जीवित होते हैं, जो सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, वही आपके होते हैं जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, पशुधन, ये सब आपके जैव संसाधन है जो जीवित होते हैं, जिसमें जीव होते हैं। ठीक है, तो और जिनकी जीवमंडल से होता है, मतलब प्राप्ति जीवमंडल से होती है। ठीक है, तो ये आपका जैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, मतलब जो निर्जीव होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं, ये सब आपके अजैव संसाधन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाता है निम्नलिखित में से अजैव संसाधन है वनस्पति, मनुष्य या फिर चट्टानें या फिर पशुधन, तो आपको टिक मारना है चट्टानें। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है भैरवदेव डाक व सेक्चुरी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान के अलवर जिले में। कहां स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन, गहन कृषि की 2 विशेषता लिखिए। जो गहन कृषि होता है, गहन कृषि की 2 विशेषता बताना है। ठीक है, तो गहन कृषि की 2 विशेषता कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद व सिंचाई का प्रयोग कीजिए। मतलब अगर आपको अधिक मात्रा में मतलब उत्पादन करना है तो आपको अधिक मात्रा में सिंचाई करना होगा, अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालना होगा, ताकि अच्छा मतलब फसल उगे और अच्छे ज्यादा से ज्यादा आपको अनाज मिले। ठीक है, तो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग करना होगा। अगला देखो, भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि में कई फसलें उगाई जा सकती हैं, मतलब कई फसलें उगाई जा सकती है। भूमि का आकार छोटा है, इतने में कुछ दूसरा उगा लो, इतने में कुछ दूसरा, मतलब आप कई प्रकार के फसल उगा सकते हो। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, बायोगैस उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? देखो, बायोगैस उत्पन्न होती है ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न होती है। बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है? इन्हीं सबके द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है। मतलब झाड़ियां हैं, कृषि अपशिष्ट जो पशुओं के अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, और मानव जनित अपशिष्ट उपयोग से, घरेलू उपयोग से ये बायोगैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, बायोगैस कैसे उत्पन्न होता है ये आपको बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया? फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6, भारत द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। भारत द्वारा निर्यातक होने वाली या निर्यात होने वाली वस्तुओं का नाम बताना है। देख लो, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो
भारत द्वारा निर्यात होने वाली या जाने वाली वस्तुओं में जूट के सामान, चाय, मैंगनीज, लोहा, तंबाकू, रत्न, रसायन या उत्पादन आदि प्रमुख हैं। ये सब भारत की निर्यात हैं, निर्यात वस्तुएं हैं। ठीक है, निर्यात। रोपण फसल या रोपण कृषि की दो विशेषता बताना है। रोपण कृषि की दो विशेषता, देखो रोपण कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है। जो रोपण कृषि है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र लंबी चौड़ी हो वहां की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर बहुत ज्यादा खेत है तो उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और बहुत सारे श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। तो ये हैं हमारे जितने भी इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कम समय में, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी आप लोगों को कराया है। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग इसे नोट कर लोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों को एक छोटी सी सरप्राइज है जो आप लोगों को करना होगा। देखो, अगर आप लोग अभी भी सो रहे हो तो जाग जाओ। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, आपको स्ट्रगल करना होगा अगर आप लोग अच्छे मार्क अचीव करना चाहते हो। सामाजिक विज्ञान में 4 जो आपके ऑप्शन होते हैं, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा क्या होता है, नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो पहले हम लोग इतिहास से शुरुआत करते हैं। इसका आंसर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। अभी आंसर नहीं बन पाया है, काफी मेहनत करना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है। तो देखो, हम भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोगों को मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक है। ठीक है, मैं आप लोगों को दूंगा लेकिन अभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग देखो, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट से याद करना, जहां भी दिखे इसे तुरंत याद कर लो। पहला इतिहास में है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, ये पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दूसरा और भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जो जर्मनी का एकीकरण है वो कब हुआ और कैसे हुआ, मतलब सन बताना है कब हुआ था और कैसे हुआ था, कुछ कारण थे या वैसे हो गया था, ये सब बताना है। जर्मनी का एकीकरण मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इटली का एकीकरण भी पढ़ा चुका हूं, नहीं देखे हो तो सर्च कर लो। जर्मनी का एकीकरण 22 सरवन लेक्चर, इटली का एकीकरण 22 सरवन लेक्चर, आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो क्या चिंता, सर्च कर लिया करो, कोई भी टॉपिक हो 22 सरवन लेक्चर लगा दिया करो, हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज पर की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी। स्पष्ट कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए इतना बजा कर पूछ रहा है, लेकिन भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ याद करो कुछ छोड़ दो। ठीक है, आप भैया अगर आपको ये याद हो, स्टूडेंट अगर आपको ये याद हो, ये ना याद हो, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ये दोनों याद है, तो इन दोनों को घपसप यानी कि मिलाकर इसमें लिख दो, छोड़ना नहीं है। सादी कॉपी कभी नहीं छोड़ना है, वरना तुरंत आपको नंबर कम देगा, कुछ नहीं देगा, फेल ही दे देगा, 0 दे देगा। लेकिन अगर आप कुछ लिख देते हो, चाहे दूसरे क्वेश्चन का आंसर सामाजिक विज्ञान में ये होता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देते हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा, काफी नंबर दे दिया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि सामाजिक विज्ञान कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर राइट लिखोगे तो यार क्या सोने पे सुहागा कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1929 की महामंडी हुई थी इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। इतिहास के मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इस 5 क्वेश्चन को केवल 2 दिन में याद करना है, ओनली 2 डेज बस। अगर आप लोग करते हो तो अच्छे हो, नहीं करते हो तो भी अच्छे हो। भूगोल जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, पूरा चैप्टर 1 वीडियो में। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ठीक है, देखो भूगोल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने हैं, पढ़ा दिया ऑलरेडी, उत्तर भी पढ़ाया है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व का वर्णन करो। जो जैव विविधता है वो क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, उसका वर्णन करना है। महत्व या फिर इसका क्या उपयोग है, कुछ भी लिखो, जैव विविधता के बारे में अच्छे से लिख दो और इसका क्या महत्व है सबको समझा दो। तीसरा, जल दुर्बलता क्या है और इसके क्या कारण थे।
क्या कारण है, ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जल दुर्बलता क्या है और इसके क्या कारण है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, खूब लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को केवल प्रश्न ही दे रहा हूं। तो अगर मैं मोटिवेट हो जाऊंगा ना तो आंसर तुरंत दे दूंगा, क्योंकि मुझे वीडियोस पे लाइक चाहिए। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि देखो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। देखो आप सोचो, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और आप केवल एक काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस कुछ और नहीं। तो आप लोग ये करोगे ना तो मैं इतना खुश रहूंगा। तो आप लोगों के इतना वीडियोज, इतने अच्छे अच्छे 2-2 घंटे 3-3 घंटे के वीडियोज दूंगा कि आप लोग ही हैदाश जाओगे। बस करना क्या है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, सरमन माई इंस्टाग्राम में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चौथा, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन करो। जो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल है ना, उनका वर्णन करो, ठीक है। वर्णन अच्छे से करना है, ठीक है। लघु उत्तरीय है, छोटे में भी कर सकते हो। दीर्घ उत्तरीय होता तो बहुत बड़ा करना पड़ता, लेकिन लघु उत्तरीय है तो छोटे में भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 5, हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। जो हमें खनिज जो होते हैं, खनिज के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, ठीक है। खनिजों की संरक्षण की क्या आवश्यकता है। छठवां नंबर क्वेश्चन, सड़क परियोजन की 3 गुण बताइए। जो सड़क परियोजन है इसके 3 गुण बताना है, ठीक है। तो ये भूगोल और इतिहास के प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र का 7 क्वेश्चन है और अर्थशास्त्र का 5 क्वेश्चन है। तो आपको समझना होगा और इसे नोट करना होगा। इसे तो जरूर नोट करना होगा अगर आप याद करोगे तो। पहला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। जो सत्ता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उस पर एक तर्क देना है। तर्क जरूर देना है, अगर तर्क नहीं दोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से छोटा सा प्रश्न जुड़ गया है। तो आपको एक तर्क देना है, याद हो या ना याद हो, लेकिन देना पड़ेगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क मिलने वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। संघवाद के बारे में लिखना है, छोटा सा आप डेफिनेशन लिख दो और इनकी कुछ विशेषताएं लिख दो। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों के रूप में ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4, राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करता है। राजनीति जो है किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करता है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, ये आपको बताना, इसके बारे में क्या है, कैसे हुआ, ठीक है। कुछ आप जो जानो, जो याद किए हो, जो बुक में पढ़े हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लिख देना। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता लिखिए। जो भारतीय लोकतंत्र है उनकी 3 विशेषताओं को लिखना है। जो उनकी 3 विशेषताएं हैं, जो आप जानते हो, जो आपको याद हो, वो लिखना है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं, 3 याद हो 3 लिख दो, 5 याद हो 5 लिख दो, 7 याद हो 7 भी लिख सकते हो। डोंट वरी, जितना आपको याद हो उतना लिखो, लेकिन 3 से कम ना लिखो। 2 ना लिखो, 1 ना लिखो, बिल्कुल ना लिखो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप 3 से ज्यादा लिखो। 3 याद है 3 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का वर्णन करो। जो भारत में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है उसकी कुछ चुनौतियां हैं, उसको वर्णन करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो मैं दे चुका हूं। अगर आपको अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। अब आपको नहीं कहना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो अब आप लोगों को सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये आपका नागरिक शास्त्र है। अब आएंगे अर्थशास्त्र पर। किस पर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन, धारितिया का विषम विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो धारितिया है, धारणीयता, ठीक है, थोड़ा अटपटा है, ठीक है, का विषम विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, खुली बेरोजगारी एवं जो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद लिखिए। स्टूडेंट, ये आपको याद करना होगा। थोड़ा आप लोग चाहे जो लिए हों, बहुत हम जानते हैं, कुछ स्टूडेंट विद्या लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट अवतार लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट मास्टरमाइंड लिए होंगे, तो उसी में कुछ स्टूडेंट होंगे जो और भी अदर जो हैं, ठीक है, वो लिए होंगे। हाँ, सब लिए हो, लेकिन
चाहे जो हो, आप लोग चाहे जिससे क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, याद करो, मेहनत करो। मेहनत आप लोग जितना करोगे उतना ही आप लोग चमकोगे, वरना अब का समय इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के लिए सोने के समान है, जिसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते। तो आप लोग अभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को, पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना अब समय चला जाएगा। अब समय आने वाला नहीं है, फिर आपको क्लास 10 दोबारा नहीं मिलेगा। 10 साल बाद आप क्लास 10 में आए हो, अपना 10 साल पढ़ के क्लास 10 में पहुंचे हो। 10 साल का जो हुनर है वो आपको इसमें दिखाना है। 10 साल का जो जिद है वो आपको क्लास 10 में दिखाना है। 10 साल जो किए हो ना वो आपको क्लास 10 में दिखाना है। तो दिखाओ, टहलो घूमो एंजॉय बंद, अब केवल दिखाओ। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो अपने शब्दों में बताइए। जो वैश्वीकरण है उससे आप क्या समझते हो अपने शब्द में बताना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, 1986 की निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा लास्ट क्वेश्चन, देश की आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसे देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या करना है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो। ठीक है, और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखो, पहले हम लोग इतिहास से देखेंगे। हर एक डिवीजन जितने भी आपके भाग हैं उसको अलग अलग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। मैं आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय और अतिलघुत्तरीय का आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जितना मैंने बताया अगर उतना हो जाता है तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यह है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सीरीज का पहला वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो, फिर आपको दूसरा वीडियो दिया जाएगा। दूसरा है, गांधी जी ने नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। जो गांधी जी की नमक यात्रा थी उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर इतना याद करोगे तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन का कोई भी वीडियो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यही लास्ट है। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था उसका वर्णन करना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है जो आपका इतिहास है उसका। 5वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका 5 क्वेश्चन है जो कि इतिहास में से। अगर इतिहास में से ये 5 क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप पूरा कर सकते हो, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इतिहास का ये 5 क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और इन 5 को याद करना है। मैं आपको ज्यादा भी नहीं बताऊंगा कि आप लोगों के ऊपर पूरा बोझ हो जाए 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, नहीं। मैं आप लोगों को जो आने वाला है उसी क्वेश्चन को बताने वाला हूं। ये 5 क्वेश्चन आपको इतिहास में से याद करने, एक क्वेश्चन आएगा 6 या 7 नंबर का, उसे आपको कर देना है। तो ये आपका इतिहास क्लियर हुआ, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसा अगर वीडियो को शेयर करोगे, जितना मैंने बताया है, इस टारगेट को पूरा करोगे, 10,000 व्यूज, 1 के लाइक कल तक, तो कल आप लोगों को जितने भी इतिहास में से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जितने भी नागरिक शास्त्र में से अति लघु उत्तरीय, भूगोल में से अति लघु उत्तरीय, अर्थशास्त्र में से, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इस टारगेट को आपको पूरा करना है, तभी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वरना आपको दूसरा सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग जितने जल्दी कर दोगे उसके 1 घंटा बाद वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो, नागरिक शास्त्र का अब हम लोग देखने वाले हैं।
नागरिक शास्त्र का। ठीक है, नागरिक शास्त्र देखो आपके पास जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, 30-40 मतलब आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है 4 से 5, 6, 7 इतना ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको उतना ही याद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको 50 क्वेश्चन बता दूं, 100 क्वेश्चन बता दूं तो आप उसे नहीं याद करोगे, नहीं क्लियर कर पाओगे। तो जितना मैं बता रहा हूं उतना करो और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। प्रश्न नंबर फर्स्ट, नागरिक शास्त्र में शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का, याद रखना, सबको याद करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VIMP क्वेश्चन है। देखो, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, इसका आपको 2 तर्क देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करो। जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है, जो आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हुआ 3 नंबर क्वेश्चन। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ज्यादा समय भी नहीं लिया जाएगा, वीडियो आपको दिया भी जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख करो। जो भारतीय लोकतंत्र है उसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, उसके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, उसमें से 3 चुनौतियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल का इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, भूगोल का इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखो, पहला प्रश्न, मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करो। देखो, भूगोल का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग इसका अगर जितने भी चीज है उसका लघुत्तरीय, महत्वपूर्ण, बहुविकल्पीय, महत्वपूर्ण, लघुत्तरीय पाना है तो आप लोगों को ये टारगेट जरूर पूरा करना होगा। ठीक है, ये टारगेट एक दिन में मात्र एक दिन में, अगर एक दिन में पूरा होता है तो उसके 1 घंटे बाद आपको वीडियो दे दिया जाएगा। मैंने बताया है अति लघु का, अति लघु वाला पूर्ण हो जाएगा तो लघु उत्तरीय तुरंत उसके 1 घंटे बाद, आप 1 घंटे में पूरा कर दो, दूसरा घंटा आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करो, आपको जो मैं कह रहा हूं वो करना होगा और जो आप कहो रहे हो वो मैं करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपायों का वर्णन करो। जो मृदा अपरदन है, मृदा का अपरदन हो रहा है तो उसके उपाय, रोकने के उपाय का वर्णन करो। प्रश्न नंबर 2, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन और वन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण और रक्षण योगदान किया है। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभों का वर्णन करो। जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे होने वाले लाभों का वर्णन करो, क्या लाभ है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। जो भारतीय कृषि है उनकी 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है, वर्णन करो। ठीक है, पूरा अच्छे से वर्णन करो, डिस्क्राइब करो क्या क्या समस्याएं हैं। आप लोग जानते होंगे, थोड़ा पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क पर प्रकाश डालिए। जो भारत में लौह अयस्क है उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो जाके फॉलो कर लो, Sarwan20,000 माई इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप लोग इसे कर दोगे तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किस पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, वही मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग इसे याद कर सको, आसानी से याद कर सको। ठीक है, तो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं पे विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन करो या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लो, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। जो उपभोक्ता जागरूकता है उसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना है, VIMP क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बता